दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इनफैक्ट वॉरेन बफेट का कहना है डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन हम बनाएं कैसे। इसके लिए इस वीडियो में हम 8 थंब रूल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें कितना सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कितना बड़ा घर हम खरीद सकते हैं, कहीं हम लोन ज्यादा ना ले लें तो हमें कितनी मैक्सिमम ईएमआई प्लान करनी चाहिए अपनी मंथली इनकम से, कितनी बड़ी गाड़ी खरीदनी चाहिए, कितनी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। इन सब के लिए जब हमारे पास थंब रूल्स होते हैं तो हमारे डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए। अब दोस्तों, थंब रूल्स डिस्कस करने से पहले यहां पे हमें एक दो पॉइंट्स और समझने होंगे, और वो है मेनली कि हमारी ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये किस चीज पे काम करती है, कैसे काम करती है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर हम समझें तो उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला तो कि हम अपनी कैपिटल बढ़ा सकें, यानी कि हम अपनी इनकम बढ़ा सकें। अगर हमारी मंथली इनकम बढ़ेगी तभी हमारी कैपिटल बढ़ेगी, यानी कि हमारी सेविंग्स बढ़ेंगी, उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसा ज्यादा बचेगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पहले तो स्किल सेट के अंदर इन्वेस्ट करें, उसके हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं। नंबर 2, टाइम पीरियड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर। इसका मतलब जितना जल्दी हम इन्वेस्ट करना शुरू कर दें उतना ही बड़ा हमारा कॉर्पस बनता है रिटायरमेंट के टाइम पे। नंबर 3, हम राइट इन्वेस्टमेंट्स भी चूज करें जिससे हमारे रिटर्न्स बढ़ सकें। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे 14-15% के रिटर्न्स हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उस पैसे को खाली एफडी में ही डाल दें तो हमें 5-6% के ही रिटर्न्स मिलते हैं। इसीलिए केयरफुली कौन सी राइट इन्वेस्टमेंट है वो चूज करना भी हमें जरूरी हो जाता है। सो एक बार हमें ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में क्लियर हो गया, उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ, हमें ये वेल्थ क्रिएशन पाथ पे चलना ही है। उस पाथ पे चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी कि हम हर महीने सेव करते रहें कुछ ना कुछ, यानी कि हम ज्यादा खर्चा ना करें, यानी कि हम ज्यादा लोन ना ले लें। इसी के लिए ये हमें थंब रूल्स बहुत काम में आते हैं। तो यहां पे हम पहले थंब रूल की बात करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें इमरजेंसी फंड कितना रखना है। अब देखिए, कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट किसी की भी लाइफ में हो सकता है, जॉब किसी की भी जा सकती है, या फिर इनकम किसी की भी कम हो सकती है। ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। और कितना रखना चाहिए ये इमरजेंसी फंड? जनरली यहां पे हमें एक थंब रूल काम में आता है कि 6 मंथ्स ऑफ सैलरी हम इमरजेंसी फंड के फॉर्म में रख सकते हैं। कहां रखना चाहिए ये पैसा? ये पैसा हमें जनरली लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए, जिसे हम इजीली कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। यानी कि या तो हम अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, या फिर एफडी में रख सकते हैं, या फिर आजकल लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आते हैं, हम उसके अंदर भी ये पैसा पार्क कर सकते हैं। अब सेकंड थंब रूल आता है हमारा 50-30-20 रूल, जिसके हिसाब से हमारी जो भी मंथली सैलरी आती है उसमें से हमें कुछ ना कुछ सेव जरूर करना चाहिए। और ये कितना करना चाहिए? 50% का मतलब है जो हमारी मंथली सैलरी का 50% है वो नीड्स की तरफ जा सकता है, यानी कि जो हमारी जरूरतें हैं, जैसे कि रेंट हमें भरना ही भरना होता है, ग्रोसरीज हमें लानी ही है हर महीने, फिर हमें अपने यूटिलिटी बिल्स भरने होते हैं, इंटरनेट का बिल है, टेलीफोन का बिल है, गैस का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, फिर हमें अपने ऑफिस जाना है तो हमारा ट्रैवल का कुछ खर्चा है। तो ये जितने भी हमारे नीड्स रिलेटेड खर्चे हैं वो हमें मंथली इनकम के 50% के अंदर कवर कर लेने चाहिए। फिर मंथली सैलरी का 30% हम अपनी वांट्स में खर्च कर सकते हैं, यानी कि वो हमारी जरूरतें तो नहीं है लेकिन वो हमारी चाहते हैं। हम चाहते हैं एक अच्छा सा लैपटॉप खरीदना, हम चाहते हैं एक अच्छी सी वेकेशन पे जाना, हम चाहते हैं एक बहुत अच्छा मोबाइल खरीदना। लेकिन हर चीज के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, हम ओवर स्पेंड ना कर दें। इसके लिए हम 30% पैसा अपनी मंथली सैलरी का इसके लिए भी एलोकेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी वांट्स के लिए एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन जरूर और जरूर हमें जो बाकी का 20% पैसा है वो जरूर सेव कर लेना चाहिए, और खाली हमें उसे बैंक अकाउंट में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उसको हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और ये इन्वेस्ट कहां कर लेना चाहिए? इसके लिए आ जाता है हमारा थर्ड थंब रूल, यानी कि 100 माइनस योर एज कैन बी योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब आप 25 साल के हैं तो आप ज्यादा इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब आप शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो 100 माइनस एज अगर हम करें 25 साल के किसी बंदे के लिए तो वो हो जाता है 75%, यानी कि आप 75% पैसा शेयर मार्केट के अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 75% ऑफ मंथली इनकम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ 75% ऑफ 20% ऑफ सेविंग्स, जो हमने 20% सेविंग्स की बात करी थी ना आपके 50-30-20 रूल में, उस 20% की बात कर रहे हैं हम। उस 20% में से 75% पैसा आपका शेयर मार्केट में जा सकता है। यानी कि जितना भी हम अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं
उसका 75% पैसा शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में जा सकता है, और बाकी का जो 25% पैसा है उसमें से आप 5% हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें, बाकी का जो बचा हुआ 20% है वो आप बॉन्ड्स में या फिर किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी की एज 50 है, इस केस में 100 माइनस 50 हो जाता है 50%, यानी कि 50% पैसा ही शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए। सो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। सो विद एज हमारा ये जो डेट पोर्शन है या फिर जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज वाला पोर्शन, जिसमें हमें फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे एफडी में हमें फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में हमें फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, ये पोर्शन हमारा विद एज बढ़ना शुरू हो जाता है। सो थंब रूल ये है, 100 माइनस योर एज कैन बी योर परसेंटेज ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अब फोर्थ थंब रूल हमारा यहां पे आ जाता है मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी रिलेटेड, यानी कि हमें आखिर मैक्सिमम ईएमआई कितनी भरनी चाहिए। अब जनरली बैंक्स कहते हैं कि आपकी जो भी मंथली सैलरी है उसका आप मैक्सिमम 50% अपनी मंथली ईएमआईज में भर सकते हैं। इसका मतलब आपने जितने भी लोन्स लिए हैं, जिसमें आपका पर्सनल लोन भी हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड लोन भी हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, टोटल लोन्स की मिला के जितनी भी ईएमआई बनती है वो आपकी मंथली सैलरी का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बैंक्स के हिसाब से। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि हमें और थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चलना चाहिए, हमें अपना 1/3 मंथली सैलरी से ज्यादा ईएमआईज नहीं भरनी चाहिए। सो आइडियली 35% ऑफ योर मंथली सैलरी कैन बी योर मैक्सिमम ईएमआई। सो जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई मैं मैक्सिमम ईएमआई कितनी भर सकता हूं, उसी हिसाब से आप कितना बड़ा घर खरीद सकते हैं वो आप डिसाइड कर पाएंगे, उसी हिसाब से आप कितनी बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं वो आप डिसाइड कर पाएंगे। तो एक बार आपने अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लिया, आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। अब फिफ्थ थंब रूल आ जाता है हमारा कार बजट रिलेटेड। आखिर कितनी बड़ी हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर कितना ज्यादा लोन लेना चाहिए उसके लिए। तो यहां पे एक थंब रूल कहता है कि 6 मंथ्स ऑफ योर मंथली सैलरी, ये आपका मैक्सिमम गाड़ी का बजट हो सकता है। यानी कि अगर किसी की मंथली इनकम 50,000 रुपीज है तो 50,000 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो वो 3 लाख की गाड़ी खरीद सकता है, 3 लाख का उसका गाड़ी का बजट हो जाता है। दूसरा, अगर आप इसे लोन पे खरीदना चाहते हैं, अगर आप गाड़ी को लोन पे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक थंब रूल होता है जिसे हम कहते हैं 24-10 रूल, जिसके हिसाब से आप 20% अपनी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, बाकी का आप 80% आप लोन लेंगे। 4 का मतलब है 4 इयर्स का आप मैक्सिमम लोन लीजिए और साथ में मैक्सिमम ईएमआई आप जितनी भरेंगे वो आपकी मंथली इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब आपने अपने आप को इससे रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो आप ज्यादा लोन नहीं लेंगे, आप बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी भी नहीं खरीदेंगे। अब 6th थंब रूल है रेंट वर्सेस बाई डिसीजन से रिलेटेड। जब हम अपने लिए मकान ढूंढ रहे होते हैं तो कई बार दिमाग में आता है कि यहाँ पे हम रेंट इतना ज्यादा क्यों भरें, इससे अच्छा तो इस मकान को हम खरीद ही लें, हम ईएमआई भर दें। लेकिन आप जनरली देखेंगे कि वो ईएमआई का जो पोर्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है रेंट के मुकाबले। तो आखिर यहाँ पे क्या रूल हमें हेल्प कर सकता है? इनफैक्ट इसलिए हमने यहाँ पे एक एसेट योगी का स्पेशल रूल बनाया हुआ है, 4% रूल, जिसके हिसाब से जो भी आप मकान कंसीडर कर रहे हैं खरीदने के लिए या फिर रेंट के लिए, उसकी आप रेंटल यील्ड कैलकुलेट कीजिए। अब रेंटल यील्ड कैसे कैलकुलेट होती है? जो भी उस प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट आता है, 1 साल का रेंट आता है, मान लीजिए अगर 30,000 रुपए का रेंट है, इंटू 12 अगर हम करेंगे तो 3,60,000 का उसका रेंट हो जाता है। उसको अगर हम उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमें रेंटल यील्ड मिल जाती है। अगर हमारी रेंटल यील्ड 4% से ज्यादा है, इसका मतलब उसका रेंट काफी अच्छा मिल रहा है। वो प्रॉपर्टी रेंट पे लेने की बजाय बाई अगर हम करेंगे तो हमें रिटर्न्स काफी अच्छे आएंगे। तो रेंटल यील्ड जब 4% से ज्यादा हो जाती है तो वो बाई डिसीजन की तरफ जा सकता है हमारा। और ऐसे केस में 4% तो हमें रेंट से ही रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर उस प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन होगा। अगर हम मान लीजिए 6% का उसका एप्रिसिएशन मान लें साल का, तो 6% प्लस 4% हमें वहां पे 10% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। और रियल एस्टेट में 10% के रिटर्न्स अगर हमें ओवरऑल मिल रहे हैं तो वो काफी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। सो सिमिलरली अगर किसी प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड 4% से कम हो जाता है, इसका मतलब उसका रेंटल रिटर्न कुछ खास नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो रेंट पे लेने में हमें सस्ती पड़ रही है। तो ऐसे केस में हमें प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने में ज्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पे ये 4% रूल को हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं जब भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं रेंट वर्सेस बाई डिसीजन में। अब 7th थंब रूल आ जाता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में हमें पहले इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी और भी इन्वेस्टमेंट को प्लान करने से पहले। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, क्योंकि ये वनीला इंश्योरेंस होती है, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट मिक्स नहीं होती है, तो आपको कम पैसों में बहुत ज्यादा कवर मिल जाता है। यहाँ पे हम मेनली थंब रूल्स की बात कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर हमें टर्म इंश्योरेंस लेनी है तो आखिर कितनी लेनी है? तो यहाँ पे थंब रूल बोलता है
20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम शुड बी योर टर्म इंश्योरेंस कवर। अगर किसी की एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो उसका 20 टाइम्स हो जाता है 2 करोड़, तो उसे 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए और उसे मेनली वो टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। अब 8th थंब रूल है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड। हेल्थ इंश्योरेंस आखिर हमें कितनी लेनी चाहिए? पहली बात तो हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, सबको लेनी चाहिए। काफी लोग कॉर्पोरेट से कवर हो जाते हैं, अगर वो एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी कुछ ना कुछ कवर मिलता है, लेकिन कई बार वो कवर सफिशिएंट नहीं होता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना एक टॉपअप कवर ले लें, बाहर से भी हम अपना एडिशनल कवर ले लें। तो आखिर हमें ये टोटल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कवर कितना लेना चाहिए? देखिए, इसके अंदर भी अलग अलग रूल्स चलते हैं। कोई कहता है कि 50% ऑफ योर एनुअल इनकम कैन बी योर हेल्थ इंश्योरेंस कवर, लेकिन 50% ऑफ योर एनुअल इनकम ये थोड़ा सा मुझे फ्लॉड लगता है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं वो आपकी सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि कितने का आपका खर्चा होने वाला है वहां पे। कोई यहां पे बोलता है कि 5 लाख का कवर सफिशिएंट होता है, कोई बोलता है 10 लाख का कवर सफिशिएंट होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सिटी टू सिटी भी प्रोसीजर्स कितना महंगा है हॉस्पिटल वो भी डिपेंड करता है। तो यहां पे एक अच्छा थंब रूल ये है कि जितनी भी एक हार्ट सर्जरी की कॉस्ट है आपके सिटी में, उतना आप हेल्थ कवर ले सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई टियर 2 सिटी में रहता है, टियर 3 सिटी में रहता है, वहां पे अगर 4 लाख में ही 3 लाख में ही हार्ट सर्जरी हो जाती है तो उतने का आप कवर ले सकते हैं। अगर कोई दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहता है जहां पे 7-8 लाख का खर्चा आ जाता है एक हार्ट सर्जरी का, अब देखिए हो सकता है कि सर्जरी कॉस्ट खाली 3-4 लाख ही हो, लेकिन साथ में आपका हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस हैं, मेडिसिन चार्जेस हैं, डॉक्टर के कंसल्टेशन फीस है, वो सब कुछ ऐड करके हमें अपना बजट बनाना होता है। तो 7-8 लाख का अगर वहां पे खर्चा आ रहा है एक दिल्ली मुंबई जैसे शहर में, तो उतना हमें कवर मस्ट हो जाता है। ये थे हमारे 8 इंपॉर्टेंट थंब रूल्स जो आपको डे टू डे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में जरूर काम में आएंगे। आई एम श्योर ये शॉर्ट में जो हमने थंब रूल्स करे हैं हर किसी की लाइफ में काम आ सकते हैं।